हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। सीयूटी 2024 की तैयारी अगर आप कर रहे हैं और आपका डोमेन सब्जेक्ट है अर्थशास्त्र, तो आज ही मेरे चैनल द इकोनॉमिक्स ग्रुप से जुड़ जाइए। अर्थशास्त्र में टोटल 10 यूनिट है, जिसमें व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र और भारतीय आर्थिक विकास से जुड़े हुए अलग अलग टॉपिक्स आपको दिए गए हैं। पहला टॉपिक है, यानी कि पहला यूनिट है सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अवलोकन, और इसका ये पहला वीडियो है, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके 2 वीडियोस आने वाले हैं। तो यहाँ पर सूक्ष्म अर्थशास्त्र की कंप्लीट वीडियो, क्योंकि आपसे एमसीक्यूज पूछा जाएगा, और एमसीक्यूज आप सबको पता है एक एक लाइन से क्वेश्चन बन जाता है, तो आपको डीपली एनालाइज करना होगा, डीपली समझना होगा। पहले मैं कंप्लीटली आपको हर एक टॉपिक को विस्तार से समझाऊंगा, उसके बाद उससे रिलेटेड जो एमसीएस क्वेश्चन रेज हो सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस के बारे में भी आपको बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं सूक्ष्म अर्थशास्त्र के बारे में। सूक्ष्म अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की एक शाखा है, जहां पर हमें सबसे पहले अर्थशास्त्र के अर्थ को समझना पड़ेगा। अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स, दो शब्दों से बना हुआ अर्थ और शास्त्र। अर्थ का मतलब होता है धन, और शास्त्र का मतलब करता है अध्ययन करना। मतलब एक ऐसा अर्थशास्त्र, एक ऐसा विषय जहां पर धन का अध्ययन किया जाता है, उसे अर्थशास्त्र कहते हैं। इस बात को बताया गया था अर्थशास्त्र के जन्मदाता, अर्थशास्त्र के जनक, अर्थशास्त्र के पिता कहे जाने वाले प्रोफेसर एडम स्मिथ ने, जिन्होंने एक बुक लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में। और उस 1776 में जो बुक थी, उसमें उन्होंने अर्थशास्त्र की परिभाषा लिखते हुए बताया, धन के विज्ञान को अर्थशास्त्र कहते हैं। दैट मीन्स कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत धन से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, और अर्थशास्त्र की सबसे मॉडर्न और सबसे आधुनिक परिभाषा देने वाले एडम स्मिथ थे, और उन्होंने ही अर्थशास्त्र को अलग विषय के रूप में समाज के सामने रखा। इसीलिए एडम स्मिथ को जो है अर्थशास्त्र के पिता कहा जाता है, साथ ही साथ सूक्ष्म अर्थशास्त्र के पिता भी कहा जाता है। ध्यान में रखना है, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि अर्थशास्त्र के जनक कौन सा है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, एडम स्मिथ की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है। तीसरा क्वेश्चन, धन के विज्ञान को अर्थशास्त्र कहते हैं, यह परिभाषा किसने दी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बात आती है, अगर अर्थशास्त्र के अर्थ की सीमित साधनों की सहायता से असीमित आवश्यकता की पूर्ति से संबंधित समस्त आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन करने वाले शास्त्र को अर्थशास्त्र के नाम से जानते। तो आपको छोटी छोटी बेसिक बेसिक बातों को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। डिटेल से एक बारीकों को समझना है, ताकि कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसका आंसर जरूर दे दे, क्योंकि माइनस मार्किंग है। माइनस मार्किंग होने का मतलब यह है क्योंकि आपको हर एक चीज को एकदम डिटेल से बारीकी से समझना पड़ेगा, क्योंकि गलती होने की गुंजाइश नहीं है। और गलत हो जाता है तो आपके एक नंबर, जो आपने सही आंसरों से नंबर गेन किया है, आपका एक नंबर गलत आंसर देने से कट जाएगा। तो गलत नहीं होना है, उसके लिए आपको डिटेल से समझना पड़ेगा। वहीं पर मार्शल ने अर्थशास्त्र को कल्याणवादी अर्थशास्त्र के नाम से जाना। क्या है मार्शल का कॉन्सेप्ट? कल्याणवादी अर्थशास्त्र। जहां पर मार्शल ने कहा, अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवस्था में मनुष्य मात्र का अध्ययन करता है। वह व्यक्तिगत सामाजिक कार्य के उस भाग की परीक्षा करता है जो कल्याण के भौतिक साधनों की प्राप्ति, मतलब मनुष्य के कल्याण से जुड़े हुए समस्याओं का अध्ययन करने वाले शास्त्र को अर्थशास्त्र कहते हैं, प्रोफेसर मार्शल के। वहीं पर प्रोफेसर रॉबिन्स ने जो बात कही, परिभाषा दी, इनकी परिभाषा को दुर्लभता संबंधी परिभाषा के नाम से जाना जाता है। याद रखना, धन संबंधी परिभाषा एडम स्मिथ, कल्याणवादी परिभाषा प्रोफेसर मार्शल, और दुर्लभता संबंधी परिभाषा रॉबिन्सन। रॉबिन्सन ने कहा, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो लक्ष्यों, वैकल्पिक प्रयोगों वाले सीमित साधनों के मध्य पारस्परिक संबंध के रूप में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। ये दुर्लभता संबंधी परिभाषा के अंतर्गत आ जाता है। वहीं पर नोबेल पुरस्कार विजेता, जिन्होंने अपना अलग कॉन्सेप्ट रखा, और इनके कॉन्सेप्ट को कहा जाता है विकासवादी विचारधारा। इन्होंने कहा कि ये बात सही है कि सीमित साधन है और लोगों की आवश्यकता असीमित है, तो सीमित साधनों की सहायता से असीमित आवश्यकताओं की ज्यादा से ज्यादा पूर्ति करने की कोशिश की जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर साधनों के विकास पर भी ध्यान रखा जाता है, कि साधनों का इस प्रकार से प्रयोग करे कि अर्थव्यवस्था का विकास हो। संसाधनों की चुनाव, तो इनकी जो परिभाषा है थोड़ी लंबी है, थोड़ा जो है विस्तार से दिया गया है, और सबसे आधुनिक परिभाषा के नाम से जाना जाता है प्रोफेसर सैमुअलसन की परिभाषा। उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन करता है कि व्यक्ति और समाज मुद्रा की सहायता के बिना किसी प्रकार अनेक प्रयोग में आ सकने वाले उत्पादन के सीमित साधनों का चुनाव एक समयावधि में विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में, और उनको समाज के विभिन्न व्यक्तियों समूह उपभोग हेतु वर्तमान भविष्य में बांटने के लिए करता है, यानी कि स्थान साधनों के विकास के लिए करता है। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। जब हम अर्थशास्त्र की बात करते हैं, अर्थशास्त्र में जो क्रियाएं की जाती हैं उसको दो प्रकार की क्रिया में बांटा जाता है। एक जिसको बोलते हैं मानवीय क्रियाएं, क्योंकि मनुष्य की क्रियाओं को ही इंक्लूड किया जाता है। मनुष्य दो प्रकार की क्रियाएं करता है। एक करता है
आर्थिक क्रिया और दूसरा है अनार्थिक क्रिया। अनार्थिक क्रिया जो धन से संबंधित नहीं है तो उसको हम अर्थशास्त्र में पढ़ते हुए नहीं, क्योंकि अर्थशास्त्र में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धन का संबंध होना आवश्यक है। तो यहाँ पर जो धन से संबंधित क्रियाएं होती है उसको आर्थिक क्रियाओं के नाम से जाना जाता है। तो आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं? सीमित साधनों द्वारा असीमित आवश्यकताओं की पूरी करने के लिए, कि आपके पास जो संसाधन है आपके जीवन यापन के लिए, आपके कल्याण के लिए, आपके विकास के लिए जो भी एक्टिविटी आप पूर्ण करते हैं वो सब आर्थिक क्रिया है, क्योंकि उपभोग करना, वितरण करना, निवेश करना, उत्पादन करना, कहीं ना कहीं इन सब में धन का प्रयोग होता है, प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से हो। इसीलिए आर्थिक क्रियाएं एक ऐसी क्रिया होती हैं जिसका संबंध मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाले सीमित साधनों के उपयोग, क्योंकि मानवीय क्रियाओं की संतुष्टि का मतलब यह है कि आप संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। तो संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं मतलब आर्थिक क्रिया कर रहे हैं। जब हम आर्थिक क्रियाओं की बात करते हैं, आर्थिक क्रियाएं जो होती हैं उसको जितने भी प्रकार के होते हैं उनको अर्थशास्त्र की विषय सामग्री के नाम से जाना जाता है, जो कि लोग अलग अलग प्रकार से करते हैं। तो अर्थशास्त्र की विषय सामग्री में बेसिकली 5 प्रमुख वर्ग में 5 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला उपभोग। उपभोग मतलब लोग अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए, अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए वस्तु और सेवाओं का उपभोग करते हैं, ठीक है ना। और उपभोग आदि और अंत तक चलता रहता है। अगर आप जीवित है, क्यों? क्योंकि आप उपभोग कर रहे हैं, और उपभोग करना बंद करेंगे तो आपका जीवन भी खत्म हो जाएगा। तो उपभोग आवश्यक है। उपभोग के अंतर्गत तुष्टिगुण, मांग, मांग का सिद्धांत, मांग का नियम, मांग की लोच, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनका अध्ययन किया जाता है। नंबर 2 उत्पादन। उत्पादन का मतलब होता है कि अगर आपको उपभोग करना है तो उपभोग तभी होगा जब आपके पास वस्तु और सेवाएं होती है। तो वस्तु और सेवाओं का सृजन करना उत्पादन होता है। मतलब वस्तुओं के आर्थिक उपयोगिता का सृजन करना। आपके पास लकड़ी का टुकड़ा पड़ा हुआ है, कोई उपयोग नहीं, लेकिन लकड़ी के टुकड़े का उपयोग करके आपने क्या कर दिया? मेज बना दिया, चेयर बना दिया, तो उसका मतलब उपयोगिता बढ़ गई। तो उपयोगिता को बढ़ाना ही उत्पादन होता है। और उत्पादन के अंतर्गत उत्पादन के नियम हो गए, उत्पादन प्रणालियां हो गई, लागत हो गया, इन सब चीजों के बारे में विस्तार से जाना जाता है। विनिमय। विनिमय एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पर उत्पादक और उपभोक्ता के बीच की क्रिया होती है। उपभोक्ता से उपभोग तक पहुंचाने वाली क्रिया, जहां पर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जहां पर एक्सचेंज होता है, जहां पर क्रय विक्रय होता है, मूल्य निर्धारण होता है, इन सब चीजों को विनिमय के अंतर्गत शामिल किया जाता है। वितरण क्या होता है? वितरण का मतलब होता है बांटना। उत्पत्ति के सभी साधनों के परस्पर सहयोग के द्वारा उत्पादन किया जाता है। और उत्पादन से धन की उत्पत्ति होती है, और धन के उत्पादन के बाद साधनों का मूल्य का वितरण करना। मतलब अगर आपने किसी की जमीन का प्रयोग किया तो लगान का भुगतान करने, आपने श्रमिकों की श्रम का प्रयोग किया तो आपको मजदूरी भुगतान करना पड़ेगा, आपने पूंजी लिया किसी से तो ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा, और आपने समस्त एफर्ट करके उत्पादन प्रक्रिया पूर्ण की तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो इन सबको बांटना, सही व्यक्ति को उसके साधनों के बदले में भुगतान करना ही वितरण आता है। और लास्ट में होता है लोक वित्त, राजस्व। कि आपने अगर उत्पादन प्रक्रिया पूर्ण की तो समाज में बने रहने के लिए, समाज की समस्त क्रियाविधि को पूर्ण करने के लिए आपको राजस्व यानी कि लाभ कमाना पड़ेगा, और लाभ के ऊपर कर भी देना पड़ेगा। तो इससे संबंधित जो भी, ठीक है ना, जो भी क्रियाएं होती है जिनमें व्यय होता है, आय होता है, ऋण होता है, इन सभी सिद्धांतों को अर्थशास्त्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ये होगी अर्थशास्त्र की विषय वस्तु, जो 5 प्रमुख विषय वस्तु के अंतर्गत समझा जाता है। अब अर्थशास्त्र को 2 प्रमुख वर्गों में बांटा जाता है, वास्तविक अर्थशास्त्र और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र। वास्तविक अर्थशास्त्र वह अर्थशास्त्र है जहां पर किसी भी समस्या की वास्तविकता का अध्ययन किया जाता है, कि वो समस्या क्यों है, वो समस्या कैसे है, वो समस्या कितना है, यानी कि यहाँ पर वास्तविक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। जैसे भारत की जनसंख्या 140 करोड़ है तो ये वास्तविकता है, क्योंकि काउंटिंग किया गया है। भारत में 21% के लोग जब गरीबी रेखा से नीचे हैं, क्यों? क्योंकि वास्तविकता अध्ययन किया गया, तथ्य है। तो जब तथ्यों की बात करते हैं उसको बोलते हैं वास्तविक अर्थशास्त्र। इसके अलावा अर्थशास्त्र में मानव व्यवहार के लिए अध्ययन करके एक आदर्श प्रस्तुत किया है, कि कोई भी घटना क्यों होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए की बात करता है। जहां पर कैसी होनी चाहिए एक आदर्श के रूप में बात प्रस्तुत किया जाना चाहिए, कि भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बननी चाहिए। तो ये आदर्श, एक आदर्श है कि ये होना चाहिए, ठीक है ना। भारत के 21% की जनसंख्या कम होकर 10% की जनसंख्या गरीबी रेखा से होनी चाहिए। तो ये आपका आदर्शात्मक रूप प्रदान करता है। तो इसको 2 रूपों में ही समझा जा सकता है, ठीक है ना।
लेकिन कभी कभी अंतर भी आपको लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपके एमसीक्यूज में अंतर के दोनों में बेसिकली क्या अंतर है, थ्योरेटिकल में ज्यादा पूछा जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको अंतर का पता होना चाहिए जो कि आपके सामने है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अर्थशास्त्र की शाखाएं। नॉर्वे के अर्थशास्त्री थे रैगनर फिश। जब उन्होंने अर्थशास्त्र को विस्तार से अध्ययन किया तो उन्होंने अर्थशास्त्र के अंतर्गत दो प्रकार की क्रियाविधियां देखी। अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो समस्याएं हैं, उन्होंने देखा कि समस्याएं दो प्रकार की हैं। कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिनको हम व्यक्तिगत स्तर पर अध्ययन कर सकते हैं, और कुछ समस्या ऐसी होती हैं जिसको व्यक्तिगत स्तर पर अध्ययन नहीं कर सकते, यानी कि जहां पर सामूहिक ग्रुप बना के होता है। तो एक ग्रुप समस्या हो गई और एक पर्सनल इंडिविजुअल समस्या हो गई। तो उन्होंने सोचा कि अर्थशास्त्र एक इतना बड़ा व्यापक है जिसको हम एक साथ अध्ययन नहीं कर सकते, लेकिन अगर दोनों की समस्या को और अलग अलग कर दिया जाए तो अर्थशास्त्र को समझना और पढ़ना आसान हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, अर्थशास्त्र को दो भागों में बांट दिया, व्यष्टि और समष्टि। जहां पर जितने भी व्यक्तिगत समस्या है उनको व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत रखा गया, और जितने भी समष्टिगत यानी कि सामूहिक समस्याएं हैं उनको समष्टिगत अर्थशास्त्र के अंतर्गत पढ़ा गया। व्यष्टि अर्थशास्त्र को सूक्ष्म अर्थशास्त्र के नाम से भी जाने जाते हैं, जो कि हमारे इस यूनिट का नाम है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अवलोकन। वहीं पर समष्टि अर्थशास्त्र को मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि वृहद अर्थशास्त्र के बारे में, जो कि हमारा यूनिट नंबर 5 या 6 में होगा। ठीक है, सब चीजों के बारे में हमें पढ़ना है। वेस्टर्न अर्थशास्त्र की बात करते हैं सबसे पहले कि वेस्टर्न अर्थशास्त्र होता क्या है। जब हम वेस्टर्न अर्थशास्त्र की बात करें तो वेस्टर्न अर्थशास्त्र इंग्लिश के इसकी मीनिंग होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स वेस्टी, ठीक है ना। माइक्रो इंग्लिश में पढ़ना ज्यादा इजी होता है, वैसे हिंदी में भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पर दो शब्द है, एक शब्द है आपका माइक्रो और दूसरा शब्द है यहाँ पर इकोनॉमिक्स, यानी कि माइक्रो का मतलब होता है वेस्टी, मतलब सूक्ष्म, और इकोनॉमिक्स का मतलब आप तो जानते ही हैं, दैट इज अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का मतलब आपको जानते हैं कि जहां पर अर्थव्यवस्था की समस्याओं का अध्ययन करना, अर्थव्यवस्था की समस्याओं का अध्ययन करने वाला शास्त्र, ठीक है ना। बहुत शास्त्र जो समस्या, लेकिन वहीं पर माइक्रो का मतलब होता है वैश्विक सूक्ष्म यानी कि छोटा, मतलब अर्थव्यवस्था की ऐसी समस्याएं जिसको व्यक्तिगत रूप से अध्ययन किया जाता है। व्यक्तिगत रूप से अध्ययन करने वाले अर्थशास्त्र को हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक प्रोफेसर एडम स्मिथ को माना जाता है। इस बात को ध्यान में रखना कि एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, क्योंकि क्वेश्चन एमसीक्यूज बेस पे है, और हर एक सही क्वेश्चन के लिए आपको 5 नंबर मिलने हैं, और गलत तो करना है नहीं है, नहीं आता है तो छोड़ देना है। कोशिश कीजिए हर एक क्वेश्चन आपको आना चाहिए, इसलिए मैं विस्तार से हर एक चीज को डिटेल से पढ़ा रहा हूँ। फिर थ्योरी को डिटेल से पढ़ देंगे, पूरा कॉन्सेप्ट बताएंगे, उसके बाद उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एमसीक्यूज को हम लाइव क्लास में सॉल्व करेंगे, लाइव क्लास लेके आएंगे। थ्योरी आपका ऑफलाइन रिकॉर्डेड वीडियोज में होगा, और जितने भी एमसीक्यूज होगा वो लाइव क्लास में होगा, ताकि आप इसमें पार्टिसिपेट कर सके, ठीक है ना। ऐसे ही एक यूनिट हमारा कंप्लीट होगा, उस यूनिट से रिलेटेड मैं एमसीक्यूज भी आपके लिए लेके आऊंगा लाइव क्लास, और बने रहना है आपको डेली। इसलिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले। क्यों? क्योंकि लाइव क्लास में एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करनी है, तो आपको उसमें शामिल होना जरूरी है। शामिल तभी होगा जब आप लाइव सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बटन दबाएंगे। जैसे वीडियो का लिंक आपके पास आ जाएगा, लाइव क्लास अब मैंने जनरेट कर देना है, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो यहीं पर व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में प्रोफेसर बोल्डिंग ने एक्सप्लेन किया कि व्यष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है जो व्यष्टि आर्थिक इकाइयों, अर्थव्यवस्था की सूक्ष्म भागों, उनके व्यवहारों, उनके पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। मतलब जहां पर अर्थव्यवस्था से संबंधित सूक्ष्मतम या व्यक्तिगत समस्या का अध्ययन किया जाता है, जैसे एक उपभोक्ता की समस्या, एक उत्पादक की समस्या, एक फर्म की समस्या, जब इन सभी चीजों का अध्ययन किया जाता है उसी को व्यष्टि या सूक्ष्म अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र की प्रमुख विशेषताएं, इसके अंतर्गत व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों की उदाहरण, अगर हम उदाहरण की बात करते हैं, जैसे एक उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन, एक उपभोक्ता किस प्रकार से वस्तुएं खरीदता है, उसकी मांग क्या होती है, ठीक है ना, इन सब चीजों के बारे में। अति सूक्ष्म चरों का अध्ययन किया जाता है, छोटे छोटे चर जो अलग अलग रूप में पाए जाते हैं। व्यक्तिगत कीमत निर्धारण का अध्ययन किया जाता है। वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति को ध्यान में रखने, ये व्यष्टि अर्थशास्त्र की प्रमुख विशेषताओं के अंतर्गत माना जाता है। लेकिन इसके साथ से सबसे इंपॉर्टेंट हमें ये पढ़ना है व्यष्टि या सूक्ष्म अर्थशास्त्र के क्षेत्र। व्यष्टि सूक्ष्म अर्थशास्त्र के क्षेत्र, बेसिकली क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र नहीं है।
इसमें किसका व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन नहीं किया जाता, यह किया जाता है। ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन चूज करना, तभी तो जब आपको आएगा पता होगा, जब आपने पढ़ा होगा तो लीजिए पढ़िए। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत मांग के सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है, जैसे मांग फलन, मांग की लोच, उपभोक्ता संतुलन, उपयोगिता, इन सब चीजों के बारे में। तो उत्पादन का सिद्धांत, उत्पादन फलन क्या होता है, उत्पादक संतुलन क्या होता है, आगम क्या है, लाभ क्या होता है, इन सब चीजों का विश्लेषण भी सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। वस्तु की कीमत का निर्धारण किस प्रकार से होता है, वस्तु की कीमत के निर्धारण की कौन सी रीति है, कौन सी विशेषता है, कौन से कॉन्सेप्ट है, इन सब चीजों के बारे में। साधन कीमत के निर्धारण, जैसे किसी भी उत्पादन के लिए उत्पादक साधनों का प्रयोग करेंगे आप, तो साधनों का रिटर्न कैसे करेंगे, इन सब चीजों की, मजदूरी का निर्धारण कैसे किया जाएगा, ब्याज का, लाभ का निर्धारण किस प्रकार से होगा, ये सब भी सूक्ष्म अर्थशास्त्र के ही अंग है। अब इंपॉर्टेंट ये व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व है। व्यष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था के ज्ञान के लिए आवश्यक है। व्यष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक समस्याओं के निर्णय में सहायक होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक नीतियों के निर्धारण में सहायक होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यावहारिक अर्थशास्त्र के ज्ञान में सहायक होता है। इसके अलावा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की कार्य प्रणाली कैसी होती है, वस्तु का निर्धारण कैसे होता है, राजस्व में ये बहुत प्रयोग होता है, क्योंकि कर का निर्धारण करने के लिए व्यक्तिगत आय की आवश्यकता होती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सहयोग प्रदान करता है। साथ ही साथ अगर आपको मैनेजमेंट करना, उत्पादन प्रक्रिया में लागत निकालना है, लाभ की गणना करनी है, तब भी आपको सूक्ष्म अर्थशास्त्र का बारीकी से अध्ययन करना आवश्यक है। समझ में आ गया। लेकिन इन सब चीजों के पढ़ने के बाद एक पॉइंट और है, सीमाएं। हर चीज की अपनी अपनी लिमिटेशंस होती है। ऐसा नहीं है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करके हम पूरे अर्थव्यवस्था का अध्ययन कर लेंगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी भी कुछ चीजें हमारे सामने नहीं आ पाता है। इसलिए कुछ सीमाएं होती है हमारे सामने, जैसे सबसे पहले है कि अर्थव्यवस्था का अधूरा चित्र प्रदान करता है। क्यों? क्योंकि इसके अंतर्गत केवल और केवल व्यक्तिगत तथ्यों का, व्यक्तिगत समस्याओं का अध्ययन हो पाता है। जो समस्या सामूहिक रूप से पाई जाती है उसको व्यष्टि अर्थशास्त्र के हम नहीं पढ़ सकते। ये अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित होता है। अवास्तविक, सॉरी, वास्तविक लिखा है, ये अवास्तविक मान्यता है। यहाँ पर ये मान के चला जाता है हर एक साधन पूर्ण रोजगार लिया हुआ है, हर एक व्यक्ति को रोजगार प्रदान करता है, लेकिन वास्तविकता में जब हम समग्र रूप से देखते हैं कि ऐसा नहीं है। कुछ विशेष प्रकार की समस्याओं के लिए अनुपयुक्त होती हैं। यह मुक्त व्यापार की विचार पर आधारित है कि हर एक चीज स्वतंत्र रूप से व्यापार होता है, लेकिन हमें पता है कि अर्थव्यवस्था में हर एक चीज स्वतंत्र रूप से नहीं हो सकता। संपूर्ण अर्थव्यवस्था की दृष्टि से बिल्कुल सही नहीं हो सकते। हमने कहना है कि एक व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा बचत करनी चाहिए, लेकिन देश का हर एक नागरिक अगर बचत करने लग जाए तो ये अर्थव्यवस्था के लिए सही नहीं होता। मतलब व्यष्टि अर्थशास्त्र की हर एक चर समष्टिगत अर्थशास्त्र के हिसाब से सही भी नहीं हो सकता। ठीक है ना, ये हो गया। इसी तरह से आपको सीयूटी की परफेक्ट तैयारी करनी है। सीयूटी इकोनॉमिक्स में आपको मैक्सिमम स्कोर करना है। ध्यान में रखिएगा, अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट है, गारंटी से दे सकता हूं, द इकोनॉमिक्स गुरु से बेटर चैनल आपको कहीं नहीं मिलेगा, जहां पर आपको डेली सीयूटी की तैयारी परफेक्टली किया जा रहा है। डेली आपको सीयूटी से रिलेटेड 2 वीडियोस कंपलसरी मिलने ही मिलने वाले हैं। तो शुरू हो जाइए आज से ही मेरे साथ, इकोनॉमिक्स गुरु के साथ, और जैसे ही हर एक यूनिट तैयार हो जाएगा आपके लिए एमसीक्यूज वीडियो भी लाइव क्लास में लेके आया जाएगा। तो तैयार रहना है कि लाइव क्लास का नोटिफिकेशन कब आप तक पहुंचता है। जैसे पहुंचता है उसी टाइम आपको आ जाना है और अपनी प्रैक्टिस कंप्लीट करनी। ओके बाय, सब्सक्राइब कर देना है, और हाँ, अपने जो दोस्त है जिनको पता नहीं है मेरे चैनल के बारे में अभी तक, जल्दी से शेयर कर देना उसके बीच में। थैंक यू एंड बाय।